ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग टॉपिक से। स्प्रिंग का सिस्टम सबने देखा हुआ है। जब हम स्प्रिंग को एक पर्टिकुलर पोजीशन में सेट करते हैं, मींस या कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी की। तो जब हमने सपोज एक ये सिस्टम था, रिजिड सिस्टम था, जिससे एक स्प्रिंग लिया और उससे टाई करके मास m लगा दिया, सपोज 20 ग्राम के साथ हमने स्प्रिंग को अटैच कर दिया। उसके बाद इस स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई मास के ऊपर, और स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपनी पोजीशन से एक्सपैंड कर दिया। सपोज ये उसकी मेन पोजीशन थी, मेन पोजीशन से x डिस्टेंस तक हमने स्प्रिंग को खींच दिया। ये है एक्सपेंशन की बात। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, सपोज करो अगेन फोर्स लगाई और एक्सटर्नल फोर्स इधर को लगाई और स्प्रिंग को x डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया। फाइन। तो होता क्या है, जब भी हम स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स इधर को लगाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर खुद की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, वो डेवलप हो जाता है, जो स्प्रिंग को उल्टी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन रीस्टोर करने में हेल्प करवाता है। जब भी आप स्प्रिंग को खींच दो, खींचने के बाद छोड़ दो, तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेता है। मीन्स स्प्रिंग के अंदर एक इनहेरेंट फोर्स है जो उसकी पोजीशन को रीस्टोर करवा देती है, और वो फोर्स हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगती है एक्सटर्नल फोर्स से। अगर हमने स्प्रिंग को फोर्स लगा के इधर को खींचा है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी पोजीशन रीगेन करवाने में हेल्प करेगी उल्टी डायरेक्शन में एक्ट होके। अगर स्प्रिंग को हमने कंप्रेस करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इधर को लगाई थी, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी ताकि वो स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करवा सके। तो जब भी स्प्रिंग को आइदर कंप्रेस किया जाए या एक्सपैंड किया जाए तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसका हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये चेक किया कि जो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जितना फोर्स लगाएंगे उतनी ही पोजीशन से स्प्रिंग ने एक्सपैंड या कंप्रेस कर जाना है। अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा अगर हमने स्प्रिंग को ज़्यादा खींचा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कम लगेगा अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हुई होगी। Means restoring force is directly proportional to this force, means this displacement, which is always opposite to the force restoring force। अगर स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट इधर थी तो रिस्टोरिंग फोर्स डेफिनेटली इधर लगा हुआ होगा। फाइन। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने रिमूव किया तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या हुक्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड हुक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं के को। हुक्स ने ये स्टडी किया हुआ है सारा सिस्टम, तो हुक्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसे हुक्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे आप देखिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड ओपोजिट है। तो इस इक्वेशन को, ये मैंने रीस्टोरिंग फोर्स के टर्म में लिखा था, अगर मुझे इसे एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में लिखना हो तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये था रीस्टोरिंग फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट है। सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मीन्स एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स। फाइन। अब सपोज किया एनर्जी जो है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है। स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट किया स्प्रिंग को हमने, लेट स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। लेट स्प्रिंग इज stretched through a distance dx. But in stretching the spring through a distance dx, some work has to be done. This work done is external force into displacement. Work done का formula होता है force and dot displacement. It is a scalar quantity which I told you earlier. So what is the value of F external? F external is equal to kx dx. This is the small amount of work done. Now we are going to calculate टोटल वर्क डन, कितना लगा स्प्रिंग को अपनी पोजीशन से एक्सपैंड करने के लिए थ्रू अ डिस्टेंस x।
So this total work done can be calculated by integrating above equation through the limits 0 to x. ठीक है, तो dw के कांस्टेंट है बाहर, फ्रॉम लिमिट्स 0 to x वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट. dw की इंटीग्रेशन w k एज इट इज, x dx की इंटीग्रेशन पावर 1 से रेज होगी और रेज्ड पावर से डिवाइड. x dx की इंटीग्रेशन x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पावर को 1 से रेज कर दो और रेज्ड पावर से डिवाइड कर दो. सो w इज इक्वल टू k x2/2. x की जगह पहले अपर लिमिट x ही रहेगी, फिर x की जगह जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगी तो 0 ही रहेगा, तो आंसर वही बनेगा हाफ kx². So this type of work done is stored in the form of potential energy of a spring. तो इसे potential energy को हम सिंबल U से लिखते हैं. This is the required expression of the potential energy of a spring. This is also called elastic potential energy. जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन f एंड x, f जो अप्लाइड फोर्स है और जितना x स्प्रिंग डिस्प्लेस कर रहा है, तो जितना जितना हम फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट उतनी ही होगी. तो f और x के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इस ग्राफ से हम फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं k. तो ये k क्या है? k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मींस स्प्रिंग ने कितना डिस्प्लेस किया है वो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट मींस रीस्टोरिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग. तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर. ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं. के इज कॉल्ड हुक्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट. फाइन. इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी आपको ये डिराइव करवाई है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है चाहे स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या फिर कंप्रेस करो. अगर ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम देखें रिलैक्स पोजीशन, स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में हो तो ये ज़ीरो होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. और इसको मेज़र करने का यूनिट भी जाउल ही है. फाइन, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट जो आर्टिकल हम वो शुरू कर रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो आज हम उसकी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग है कि अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा. वो कैसे, वो इसमें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ. तो इस मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फ्रीली फॉल बॉडी का केस देख रहे हैं. मींस एक बॉडी को फ्रीली फॉल करवाया गया है, उस केस में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व शो करने लगे हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट है कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है कि फ्रीली फॉल बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी जिसका मास m है और इनिशियली दिस बॉडी इज एट रेस्ट एट पोजीशन A. ठीक है, जो पोजीशन A है इज एट हाइट h एट पॉइंट A. एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है, तो फ्रीली फॉल कर रही है, यहाँ से ग्राउंड पे बॉडी नहीं आना है. तो सबसे पहले हमने बॉडी को A पोजीशन पे लेट किया और A पोजीशन पे मैं चेक कर रही हूँ कि उस पर कौन कौन सी एनर्जी एक्ट करेगी. और ये A पोजीशन ग्राउंड से h हाइट पे है और कोई जो मास फ्रीली फॉल कर रहा है वो m है. तो A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज half mv square is the formula of kinetic energy. This is 0 because body is at initially at rest, means v is equal to 0. So kinetic energy of the body at point A is 0. Potential energy of the body at point A, potential energy u is equal to mgh. क्योंकि बॉडी को हमने ऐसे गिराना है अभी, मीन्स एक पोजीशन में सेट किया हुआ है. तो जब हमने बॉडी को हाइट पे एक पोजीशन में सेट किया हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी
mgh because h is the height of the body. तो total mechanical energy at point A, which is the sum of kinetic plus potential, this is mgh, first equation. अब सपोज किया उसकी जर्नी में हमने एक पॉइंट चूज किया, जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी जर्नी में एक बी पॉइंट एज्यूम किया यहाँ पे, जो ए से एक्स डिस्टेंस पे था। जब बॉडी गिर के बी पे आई उसका डिस्टेंस एक्स था, तो ग्राउंड से ये हाइट कितनी हो गई, h माइनस एक्स। बी पॉइंट की ग्राउंड से हाइट हो गई h माइनस एक्स, because this is h, this is x, so remaining is h minus x. जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ए पे बॉडी को एक पोजीशन में सेट किया था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी और मैक्सिमम थी। तो जैसे ही बॉडी को रिलीज किया उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और वो सारी काइनेटिक में ट्रांसफर हो रही है, तो बॉडी मोशन के साथ नीचे आएगी। तो बॉडी की जो नई पोजीशन थी वो हमने बी डिस्कस की, ग्राउंड लेवल से जिसकी हाइट थी h माइनस एक्स। तो जब पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी U इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है mgh, एंड h जो है वो हाइट होती है ग्राउंड से। ग्राउंड से हाइट कितनी है उसकी, h माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने निकाल ली। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी उसकी देखनी है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी, हाफ एम वी वन स्क्वायर। सपोज v1 इज द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज एट b। तो अब ये v1 मुझे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे। v1 वो वेलोसिटी है जो बॉडी ने अटेन की ऑन रीचिंग पॉइंट b। यूजिंग काइनेमेटिक्स इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ये फ्री फॉल के लिए लगा दी। v1 मुझे कैलकुलेट करना है, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, u 0 था, a g है, s x है। s मतलब उसने नीचे गिरते हुए डिस्टेंस कितना कवर किया, वो x किया। बच्चे हाइट जो है वो ग्राउंड से देखते हैं, इसलिए h माइनस एक्स लगाया, लेकिन जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रही है, वो कवर किया x, तो s इज x। इन वैल्यूज को पुट करके यहाँ से मैंने v1 निकाला, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, एंड v1 स्क्वायर की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, सो काइनेटिक एनर्जी बन गई 2 हाफ m, v1 स्क्वायर की वैल्यू 2gx, 2 से 2 कैंसल, so mgx. Fine. This is the expression for potential energy at point B. This is kinetic energy. So mechanical energy, which is the sum of potential energy plus kinetic energy, comes out to be mg into h is mgh, mgx plus mgx. Cancel, value आई mgh. अभी देखिए A पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी mgh, अब B पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी आ गई mgh। काइनेटिक बढ़ती जा रही थी, पोटेंशियल कम हो रही थी, लेकिन ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी फिर भी कंजर्व रही, mgh रही। ठीक है, अब चेक करते हैं, बॉडी ग्राउंड इसको टच कर गई, B से ग्राउंड पर आ गई और C पॉइंट को टच कर गई। तो जब बॉडी ने ग्राउंड को टच किया एट पॉइंट C, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला C पे था mgh, बट बॉडी ने ग्राउंड को टच कर लिया, हाइट हमेशा ग्राउंड से देखनी है, तो वो हो गई 0। सो एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 0। फाइन, लेट किया v2 जो है वो बॉडी की वेलोसिटी है व्हेन बॉडी रीच एट पॉइंट C। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ m v2 स्क्वायर। v2 स्क्वायर फिर से हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन से निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v जो है वो v2 हो गया, जो s है, s मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बॉडी ऊपर से जब नीचे आ रही है तो उसने h डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो s बन गया h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी a के इक्वल, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v2 स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं,
सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो सम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का वो कितनी बन गई, इस केस में पोटेंशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल ज़ीरो और काइनेटिक है mgh, तो टोटल एनर्जी हो गई mgh मैकेनिकल एनर्जी। तो मीनिंग क्या हुआ, बॉडी जब ए पे थी तब भी पोटेंशियल एनर्जी mgh मीन्स मैकेनिकल एनर्जी mgh, बी पे थी तब भी एनर्जी आई mgh, सी पे पहुंची तब भी एनर्जी आई mgh। मीन्स बॉडी जब हाइट से नीचे ग्राउंड को टच करती है तो ओवरऑल एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है, ओवरऑल एनर्जी बॉडी की कंजर्व रहती है। अब आप थर्ड केस देखिए, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, जैसे ही वो ग्राउंड को टच की और सारी एनर्जी काइनेटिक चली गई और उसकी भी वैल्यू mgh आई। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, अगर इसको हम चेक करें ग्राफिकली तो सपोज इस एक्सिस पे मैंने ली एनर्जी और हाइट को लिया एक्स एक्सिस पे, एनर्जी ली वाई एक्सिस पे, तो बॉडी जब यहाँ से नीचे आ रही है, एच हाइट यहाँ पर लेते हैं सपोज, तो एच हाइट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और जब हाइट ख़त्म हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी वैनिश हो गई, ज़ीरो आई। और काइनेटिक एनर्जी हाइट पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे ले लेते हैं एच, तो काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा थी और एच हाइट पे हो गई ऐसे। तो टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh रहेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी थी और ये वाली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो हाइट पे, मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइट यहाँ पर ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हाइट पे मैक्सिमम है और हाइट के बढ़ने के साथ साथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहती है। ठीक है, जब बॉडी ग्राउंड को टच करती है तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। तो सरफेस का जो थोड़ा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, मीन्स की एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, कोई एक एनर्जी दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, बट टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्री फॉल में पोटेंशियल एनर्जी है वो करती है डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, पर टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है और उसकी वैल्यू आती है mgh, जो इस आर्टिकल से हमने सीखा है। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ, ये पॉइंट जो है ये ए है, ए पॉइंट पे जो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी ए पे मैक्सिमम थी। ये पॉइंट सी है, सी पे मैंने अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती होती ज़ीरो हो गई। सी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी सी पे मैक्सिमम है, तो यही इस ग्राफ से शो किया हुआ है।